हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राजस्थान की जनजातियां अर्थात ट्राइब्स ऑफ राजस्थान के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है राजस्थान की जनजातियां। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति हमारी मीणा जनजाति है। राजस्थान में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो आपको पता होना चाहिए भील। और तीसरी कौन हमारी गरासिया। तो यदि सीरीज के अनुसार देखें तो सबसे बड़ी जनजाति हमारी मीणा, फिर भील और फिर हमारी गरासिया है। राजस्थान की जनजातियों में देखेंगे हम कितनी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम 8 जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। कंजर, कथोड़ी, डामोर, सांसी, सहरिया, गरासिया, भील और मीणा। मतलब इन 8 जनजातियों के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंजर जनजाति के बारे में। कंजर ट्राइब के बारे में बात करें तो कंजर क्या है, राजस्थान के एक बहुत ही प्रमुख यायावर मतलब खानाबदोश जनजाति है, जिसकी अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है। जिसकी अपनी क्या एक विशिष्ट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है। कंजर की बात करें, कंजर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के काननचार शब्द से हुई है। क्या कंजर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा के काननचार शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल मतलब वनों में विचरण करने वाला। जिसका मतलब क्या होता है? जंगल या वनों में विचरण करने वाला मतलब कानन 4। इनके मुख्य निवास क्षेत्र की बात करें तो ये जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में संकेंद्रित मतलब हाड़ौती क्षेत्र में रहती है। प्रमुख जिलों की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर ये जनजाति रहती है। अन्य विस्तार की बात करें तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक जिलों में इनकी कुछ कुछ आबादी भी पाई जाती है। अब हम देखेंगे इनकी धार्मिक आस्था, प्रमुख देवी देवताओं के बारे में। तो कंजर समाज में धार्मिक आस्था अत्यंत गहरी होती है और ये अपनी हर कार्य की शुरुआत देवी देवताओं के स्मरण से करते हैं। देवी देवताओं को याद करके अपने प्रत्येक काम की शुरुआत करते हैं। बात करें इनके कौन कौन से देवी देवता और उनके मंदिर है, तो इनकी सबसे बड़ी देवी है चौथ माता। और कंजर जनजाति की प्रमुख कुल देवी है कौन? हमारी चौथ माता। मुख्य स्थानीय मुख्य मंदिर की बात करें तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इसका मंदिर है चौथ माता का। दूसरी देवी है जोगणिया माता। ये हमारी इनकी कुल देवी या आराध्य देवी है। ये इनका मंदिर हमारे चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में है। फिर आता है रक्तदंजिता माता की बात करें तो इनकी क्या प्रमुख देवी है? इस जनजाति की प्रमुख देवी हमारी रक्तदंजी माता। इनका मंदिर संतूर बूंदी में है। हनुमान जी की बात करें तो मुख्य देवता है इनके, जिनकी अंदर ये गहरी उपासना करते हैं मतलब जिनकी ये गहरी उपासना करते हैं। और हनुमान जी के मंदिर तो पूरे राजस्थान में सभी जगह है। हाकम राजा की बात करें तो ये इनके आराध्य देव है। इनकी कसम खाने इनकी कसम क्या है? समाज में सर्वोच्च मानी जाती है। इनकी कसम खा के कंजर जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं और इनके मंदिर के बारे में जानकारी नहीं है। अब विशेष धार्मिक मान्यताओं की बात करें, धार्मिक मान्यताओं की बात करें, इसमें पहली मान्यता आती है पाती मांगना। मतलब ये कोई भी कार्य या फिर पारंपरिक रूप से अपराध करने से पहले, या कोई भी कार्य करते हैं या फिर कोई पारंपरिक रूप से अपराध करने से पहले क्या ये लोग अपने इष्ट देव या फिर कुल देवी से सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। तो ये क्या करते हैं? अपने इष्ट देवी या फिर कुल देवता से, इष्ट देवता से हमारे आशीर्वाद मांगते हैं सफलता के लिए। इस प्रथा को हम पाती मांगना कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। फिर हाकम राजा का प्याला की बात करें तो कंजर समाज के लोग हाकम राजा का प्याला पीने की बात मतलब उनकी कसम खाने के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो कंजर समाज के लोग क्या है? हाकम राजा का प्याला पीने या फिर उनकी कसम खाने के बाद क्या कभी भी झूठ नहीं बोलते। अब कंजर जनजाति के सामाजिक जीवन और उनके संबंध में अनूठी परंपराओं की बात करें तो इनका सामाजिक ढांचा पारंपरिक और कबीलाई व्यवस्था पर आधारित है। इनका क्या सामाजिक ढांचा ढांचा कैसा है? हमारे पारंपरिक और कबीलाई व्यवस्था पे आधारित है। जैसे इनके मुखिया की बात करें पटेल, तो कंजर समाज के मुखिया को पटेल कहा जाता है। मुखिया कौन हमारे? पटेल है। और समाज के सभी आपसी विवादों का निपटारा क्या पटेल के द्वारा ही किया जाता है। समाज की बात करें तो समाज कैसा? पितृसत्तात्मक मतलब समाज पुरुष प्रधान है, परंतु महिलाओं को भी समाज में पर्याप्त स्वतंत्रता और सम्मान दिया जाता है। बात करें घरों की विशिष्ट बनावट की तो इनके पारंपरिक घरों की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। इनके जो पारंपरिक घर है उनकी एक बड़ी विशेषता यह है कि मकान के पीछे की तरफ एक खिड़की या दरवाजा अनिवार्य रूप से रखा जाता है। क्या मकान के पीछे की तरफ एक खिड़की या दरवाजा अनिवार्य रूप से रखा जाता है? ये परंपरा हमारे पुलिस या किसी संकट के समय पीछे से भागने की सुविधा के लिए विकसित की गई है कि कोई पुलिस आ जाए या कोई संकट आ जाए तो क्या घर के पीछे से जो दरवाजा या खिड़की है वहां से निकल के भाग जाएंगे। मृत्यु संस्कार की बात करें तो कंजर जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को जलाने के बजाय क्या दफनाया जाता है। कुछ उपजातियों में क्या शव को घर के भीतर ही दफनाने की प्रथा है, बाहर नहीं दफनाते, कहाँ घर के अंदर ही दफना देते हैं कुछ में। लेकिन नॉर्मली क्या जलाते नहीं है बल्कि क्या दफनाते हैं। अंतिम समय में क्या करते हैं? मृतक के मुंह में गंगा जल की जगह शराब की बूंदें डाली जाती है, तभी वो पवित्र माने जाएंगे। फिर न्याय की कठोर पद्धति की बात करें तो प्राचीन समय में सत्य की परीक्षा के लिए
खोलते तेल में हाथ डालने या लाल गरम कुल्हाड़ी को छूने जैसी कुप्रथाएं भी इनके अंदर प्रचलित रहती थी। तो कठोर न्याय की पद्धति में देखें तो प्राचीन समय में तो इस सत्य की परीक्षा के लिए क्या करते थे, खोलते तेल में हाथ डालने या फिर गरम जो लाल गरम कुल्हाड़ी होती है उसको छूने की कुप्रथा भी इनके अंदर व्याप्त थी। सांस्कृतिक जीवन की बात करें जिसमें हम नृत्य और वाद्य यंत्र की बात करें तो कंजर जनजाति के नृत्य अपनी तेज गति, चपलता और ऊर्जा के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। बात करें इनके प्रमुख नृत्यों की तो कंजर जनजाति के कौन-कौन से नृत्य हैं? एक तो हमारा इनका नृत्य होता है चक्री नृत्य। तो ये हमारे हाड़ौती क्षेत्र का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है और इसे कंजर महिलाओं के द्वारा तेज रफ्तार से गोल-गोल चक्राकार घूमते हुए किया जाता है, इसलिए चक्री नृत्य कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे चक्री नृत्य कहते हैं। फिर आता है हमारा धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य की बात करें तो ये पुरुषों के द्वारा किया गया एक नृत्य है। इसमें झालापाव और बीरा के मध्य क्या झालापाव और बीरा के मध्य जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था उसका शौर्यपूर्ण प्रदर्शन किया जाता है किस नृत्य के माध्यम से? धाकड़ नृत्य के माध्यम से। फिर आता है लाठी नृत्य। लाठी नृत्य की बात करें तो इस नृत्य में लाठी के साथ विभिन्न हैरतअंगेज कलाबाजियां दिखाई जाती है। क्या इस नृत्य में क्या किया जाता है? लाठी के साथ विभिन्न प्रकार की हैरतअंगेज कलाबाजियां दिखाई जाती है। अब बात करें इनके प्रमुख वाद्य यंत्रों की बात करें तो इनके लोकगीतों और नृत्यों में मुख्य रूप से हमारे ढोलक, मंजीरा, थाली और चंग इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। खान पान और वेशभूषा की बात करें तो इनका खान पान कैसा है? इनका पारंपरिक भोजन मुख्य रूप से कैसा होता है? मांसाहारी होता है और ऐतिहासिक रूप से देखें तो इन्हें मोर का मांस बहुत ज्यादा प्रिय रहा है। सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में हमारे मदिरा मतलब शराब का सेवन अनिवार्य और अत्यंत लोकप्रिय माना जाता है। तो ये पारंपरिक रूप से क्या है? हमारे मांसाहारी होते हैं लेकिन ऐतिहासिक रूप से इन्हें मोर का मांस काफी ज्यादा पसंद है। वेशभूषा की बात करें तो कंजर महिलाएं चक्री नृत्य के दौरान कंजर महिलाएं चक्री नृत्य के दौरान खुसनी जो कमर पर बांधा जाने वाला एक तंग पजामा होता है, कमर तक बांधा जाने वाला एक तंग पजामा होता है, वो पहनती है जब वो चक्री नृत्य करती है। और इनके वस्त्र क्या है? वस्त्र बहुत ही रंग बिरंगे और चटक रंग के होते हैं। इनके जो वस्त्र होते हैं बहुत ही रंग बिरंगे और चटक होते हैं। श्रृंगार की बात करें तो महिलाओं को चांदी के भारी आभूषण पहनने और शरीर पर गोदना मतलब टैटू बनवाने का बहुत ज्यादा शौक है। कंजर जनजाति के आर्थिक पहलू या वर्तमान स्थिति की बात करें, पारंपरिक जीवन जीते हैं। अतीत में ये पूर्णतः जंगलों पर निर्भर रहने वाली जनजाति थी। इनका मुख्य पेशा वन्य जीवों का शिकार करना, सिरके और जड़ी बूटियों का व्यापार करना होता था। आपराधिक इतिहास की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से आजीविका के अभाव में इस जनजाति के कुछ गुटों का झुकाव हो गया है, मर चोरी और डकैती जैसी जो आपराधिक गतिविधियों की ओर हो गया था, जिसके कारण ब्रिटिश काल में इन्हें आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत सूचीबद्ध कर दिया गया था। किसके तहत? आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत इनको सूचीबद्ध कर दिया गया था। आधुनिक बदलाव की बात करें तो वर्तमान में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जो हमारे पुनर्वास प्रयास है, शिक्षा के प्रसार और हमारे मोगिया व कंजर सुधार कार्यक्रम इनके परिणाम स्वरूप क्या समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए। अब ये जनजाति क्या है? समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए। ये जनजाति क्या हमारे समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए कृषि, मजदूरी और हस्तशिल्प जैसे जो हमारे सम्मानजनक व्यवसाय है उनको अपना रही है। तो इस तरह हमने कंजर जनजाति के बारे में देख लिया। दूसरी जनजाति हमारी कौन सी? कथोड़ी जनजाति। इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो राजस्थान की जनजातीय संस्कृति में कथोड़ी जनजाति का अत्यंत विशिष्ट स्थान है, जिसे कथोड़ी कथोरी भी कह सकते हैं। ये एक अत्यंत पिछड़ी और संकटग्रस्त आदिम जनजाति है। ये हमारे वल्नरेबल जनजातीय ट्राइब है जो हमारी पिछड़ी और संकटग्रस्त है, जो हमारी क्या अपनी अनोखी परंपराओं, कला और जीवन शैली के लिए जानी जाती है। ये क्या करती है? अपनी अनोखी परंपराओं, कला और जीवन शैली के लिए जानी जाती है। ना बात करें इनके इतिहास और नामकरण की, तो इनका इतिहास और नामकरण कैसे पड़ा? सबसे पहले आता है मूल निवास। तो ये जनजाति अपने मूल रूप से राजस्थान की नहीं है। ये जनजाति क्या है? मूल रूप से राजस्थान की नहीं है, बल्कि कहाँ की है? महाराष्ट्र के खानदेश और कोंकण क्षेत्र की निवासी है। तो वहां से राजस्थान में आई है। राजस्थान में आगमन की बात करें तो सदियों पहले उदयपुर के कत्था व्यापारियों के द्वारा, तो उदयपुर के जो कत्था व्यापारी है उनके द्वारा इन्हें खैर के जंगलों से कत्था तैयार करने के लिए राजस्थान लाया गया था। कहाँ से? खानदेश कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र से हमारे राजस्थान में उदयपुर में लाया गया था। नामकरण के आधार की बात करें तो खैर के पेड़ से कत्था निकालने की वजह से, क्या खैर के पेड़ से कत्था निकालने के कारण और तैयार करने में अत्यधिक कुशल होने के कारण इस जनजाति का नाम कथोड़ी पड़ गया। क्यों? क्योंकि कत्था तैयार करते निकालते भी थे और तैयार भी करते थे, इसलिए इनका नाम क्या है? कथोड़ी पड़ गया। बात करें इनके निवास क्षेत्र और जनसंख्या की, तो इनके निवास क्षेत्र और जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान में इनकी कुल आबादी बहुत ज्यादा सीमित है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो लगभग 4,833 लोग ही है, जिसमें अब कुछ ही परिवार शेष बचे हैं, जिसके कारण इन्हें संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। मुख्य संकेंद्र की बात करें तो ये जनजाति मुख्य रूप से उदयपुर जिले की कोटड़ा, झाडोल, सराड़ा पंचायत समितियों में निवास करती है।
मतलब कुल आबादी का लगभग 52% हमारे कहाँ 3 पंचायत समितियों में निवास करते हैं। कौन-कौन से? कोटड़ा, झाडोल और सरड़ा पंचायत समितियों में जितने भी ये हैं उनके 52% आबादी यहाँ 3 दस पंचायत समितियों में ही रहती है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो उदयपुर के अतिरिक्त बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, सिरोही, आबू रोड इन जिलों में भी इनकी छिटपुट आबादी पाई जाती है, थोड़ी-थोड़ी आबादी पाई जाती है। कथोड़ी जनजाति की बात करेंगे धार्मिक जीवन मतलब मुख्य देवी-देवताओं की, तो इनकी धार्मिक मान्यताओं पर प्रकृति और स्थानीय लोक संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इनकी जो धार्मिक मान्यताएँ हैं, उन पर क्या हमारी प्रकृति और स्थानीय लोक संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। बात करें इनके देवी-देवताओं के नाम, तो जैसे हमारे डूंगर देव है, ये पहाड़ों के देवता है, बाघ देव, ये बाघ देव है, तो वन्य जीवों और बाघों के देवता है। गामदेव क्या गाँव के रक्षक देवता है। भारी माता मतलब कथोड़ी समाज की प्रमुख देवी भारी माता। कंसारी माता अन्न की देवी है। कंसारी माता क्या अन्न की देवी मानी जाती है। अब कथोड़ी जनजाति के खान-पान और जीवन शैली की बात करें, तो कथोड़ी जनजाति के खान-पान की आदतें अन्य जनजातियों से काफ़ी भिन्न है और काफ़ी अनोखी है। जैसे कि ये दूध का त्याग कर देते हैं, तो कथोड़ी समाज में दूध और छाछ का सेवन वर्जित मांगना माना जाता है। तो ये क्या मानते हैं कि हमें दूध और छाछ कभी नहीं पीना है और ये लोग क्या दूध का बिल्कुल उपयोग भी नहीं करते। ये क्या बिल्कुल दूध का उपयोग नहीं करते। भोजन की बात करें, तो ये हमारी जनजाति क्या मुख्य रूप से मांसाहारी जनजाति है। पारंपरिक रूप से इन्हें बंदर का मांस खाना अत्यधिक प्रिय है। किसका? बंदर का मांस खाना इन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। मदिरा सेवन की बात करें तो इस जनजाति में शराब का अत्यधिक प्रचलन है और सबसे खास बात यह है कि महुए से बनी हुई शराब का सेवन पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ बैठ के करते हैं। क्या महुए से बनने वाली शराब का सेवन ये दोनों स्त्री और पुरुष दोनों के दोनों पुरुष और महिलाएं दोनों साथ बैठ के करते हैं। बात करें इनकी सामाजिक संरचना परंपराओं की, तो मुखिया आता है इसमें सबसे ऊपर। मुखिया की बात करें तो समाज के मुखिया को नायक कहा जाता है। क्या कहते हैं? समाज के मुखिया को नायक कहा जाता है। आवास की बात करें तो घास, पत्तों और बाँस से बनी क्या घास, पत्तों और बाँस से बनी इनकी पारंपरिक झोपड़ियों को खोलरा या फिर टापरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? खोलरा या टापरा कहते हैं। समानता की बात करें तो समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा मिला हुआ है। इनमें क्या इस समाज में क्या है? महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा मिला हुआ है। संयुक्त परिवार की जगह क्या एकल परिवार की प्रथा बहुत ज़्यादा है। सामाजिक प्रथाओं की बात करें तो नाता प्रथा, विधवा पुनर्विवाह जैसी प्रथाएं भी आज भी प्रचलित है। मृत्यु के बाद शव को जलाने की बजाय क्या दफनाने की परंपरा है। मृत्यु के बाद क्या है? जो शव है उसको जलाने की बजाय क्या है? हमारे दफनाने की परंपरा है। फिर बात करें इनके अंदर वेशभूषा और श्रृंगार की, तो महिलाओं के वस्त्र की बात करें तो कथोड़ी महिलाएं मराठी अंदाज में मतलब लावणी शैली में साड़ी बांधती है। आप इसे याद रखेंगे। कथोड़ी महिलाएं क्या हमारे महाराष्ट्र से आई है, इसी वजह से क्या हमारी लावणी शैली में साड़ी बांधती है और इस विशिष्ट साड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? फड़का कहते हैं। फड़के की साड़ी का मतलब हमारी जो महाराष्ट्र के मराठी अंदाज में मतलब लावणी शैली में साड़ी को बांधना फड़के शैली को कहलाता है। फड़का-शैली कहेंगे उसे। तो फिर आभूषण विहीन की बात करें, तो इस जनजाति की महिलाओं में गहने या फिर आभूषण पहनने का कोई भी रिवाज नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो गरीब है, गरीबों के पास आभूषण कहाँ से आएँगे? तो इसलिए उनको क्या आभूषण पहनने का रिवाज नहीं है। विशेष रूप से देखें तो आभूषणों के स्थान पे क्या करते हैं? सबसे सस्ता मतलब शरीर पर टैटू या गोदना गुदवाना को अनिवार्य और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। क्यों? कि इसमें पैसा बहुत कम खर्च होता है। क्योंकि जो मेले होते हैं, तो मेलों में गोदना या टैटू करवाने का कार्य आसानी से हो जाता है। बात करें प्रमुख नृत्य और वाद्य यंत्रों की, तो कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य जीवंत और समूह आधारित होते हैं। कैसे होते हैं? जीवंत और समूह आधारित होते हैं। कौन-कौन से? इनका एक नृत्य तो मावलिया नृत्य है। ये हमारे नवरात्रि के दिनों में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो मावलिया नृत्य ये हमारे क्या नवरात्रि के दिनों में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसमें हमारे क्या 10 से 12 पुरुष गोल घेरे में ढोलक और बांसुरी की थाप पर क्या ढोलक और बांसुरी की थाप पर लोकगीत गाते हुए नृत्य करते हैं। होली नृत्य की बात करें तो ये महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से लगातार 7 दिनों तक किया जाता है। कौन सा? होली नृत्य। महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से 7 दिनों तक लगातार किया जाता है। नृत्य के दौरान महिलाएं क्या एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड बनाती है। इसमें क्या किया जाता है? तो नृत्य के दौरान महिलाएं एक दूसरे के कंधे पे चढ़ती है और कंधे पे चढ़ के क्या पिरामिड बनाती है। प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो इनके नृत्यों में पावरी जो हमारा सुशिर वाद्य है, तारपी, ढोलक, बांसुरी, घोरिया, थाली इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन-कौन से वाद्य यंत्र है? पावरी जो क्या हमारे एक सुशिर वाद्य यंत्र है, तारपी, ढोलक, बांसुरी, घोरिया और थाली जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इनकी आर्थिक स्थिति और सरकारी पहल की बात करें तो पारंपरिक आजीविका है इनकी। कैसी आजीविका? पारंपरिक आजीविका है। तो पहले इनका मुख्य व्यवसाय खेर से कत्था निकालना होता था। खेर के पादप से पेड़ से कत्था निकालने का होता था और वनोपज जैसे हमारे शहद, गोंद और महुआ ये इकट्ठा करना होता था। शहद, गोंद और महुआ इकट्ठा करना होता था। वर्तमान संकट की बात करें जो हमारे पर्यावरण नियम और वनों की कटाई पर रोक लगने के कारण
पर्यावरण नियम और वनों की कटाई पर रोक लगने की वजह से इनका पारंपरिक व्यवसाय बंद हो गया और अब ये क्या कृषि मजदूरी और पलायन पे बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है। किसके लिए? ये हमारी कृषि मजदूरी और पलायन पे बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है। बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा के अंतर्गत इनको विशेष राहत दी गई है। तो कथोड़ी जनजाति की दयनीय आर्थिक स्थिति और घटती आबादी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इन्हें विशेष दर्जा दिया है और इन्हें मनरेगा के अंतर्गत क्या सामान्य दिनों के अलावा 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने की बात कही है। क्या 100 दिन का अतिरिक्त रूप से रोजगार देने की बात कही है। अब हम देखेंगे अगली जनजाति हमारी कौन सी? डामोर या डामरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? डामोर या डामरिया जनजाति। तो हमारे राजस्थान की जनजातीय संस्कृति में डामोर जनजाति का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान की अन्य खानाबदोश या वन निर्भर जनजातियों के विपरीत जो हमारी बाकी जनजाति है, ये हमारी जनजाति कैसी है? खानाबदोश है या फिर वनों पर निर्भर जनजाति है। इसके विपरीत देखे तो पूरी तरह से कृषक जनजाति है, मतलब ऐसी जनजाति जो खेती करती है, जिसके रहन सहन और संस्कृति पर गुजराती प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। क्या उनके रहन सहन और संस्कृति पे क्या हमारे गुजराती प्रभाव देखने को मिलता है। बात करेंगे नामकरण, इतिहास और निवास क्षेत्र की, तो इनका मूल निवास कहाँ है उनकी बात करें, तो मूल निवास और उत्पत्ति की बात करें तो ये जनजाति मूल रूप से गुजरात राज्य की ही निवासी मानी जाती है। मूल रूप से कहाँ की? गुजरात राज्य की मूल निवासी मानी जाती है। डामोर अपनी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? राजपूतों से जोड़ते हैं और इनके कई गोत्र जैसे अट्टक है, ये भी हमारे राजपूतों के समान ही पाए जाते हैं। मुख्य निवास क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में इनका संख्या केंद्र बहुत ही सीमित है, मतलब बहुत कम एरिया के अंदर ही निवास करती है। इनकी सर्वाधिक आबादी हमारे डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। जो तहसील है उसमें निवास करती है कौन सी? सिमलवाड़ा पंचायत समिति। और इसी बहुलता के कारण इस क्षेत्र को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? डामरिया क्षेत्र कहते हैं। जो सिमलवाड़ा पंचायत समिति है इसे हम क्या कहते हैं? डामरिया क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में हमारे डामरिया या डामोर जनजाति काफी ज्यादा निवास करती है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो डूंगरपुर के अलावा बांसवाड़ा, उदयपुर के क्या डूंगरपुर के अलावा बांसवाड़ा और उदयपुर के कुछ सीमावर्ती गांवों में भी इसकी आबादी पाई जाती है। अब इनके सामाजिक संरचना और अनूठी परंपराओं की बात करें, क्या सामाजिक संरचना और अनूठी परंपराओं की बात करें तो डामोर समाज का ढांचा और परंपराएं काफी अलग अलग है। डामोर समाज का ढांचा और परंपराएं क्या अलग अलग है। मुखिया की बात करें तो समाज और गांव के मुखिया को मुखी कहा जाता है। क्या समाज और गांव के मुखिया को मुखी कहा जाता है। समाज के सभी आपसी विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? मुखी के द्वारा ही किया जाता है। समाज के सभी आपसी विवादों का निपटारा कौन करता है? मुखी करता है। परिवार और बहुविवाह की बात करें, किसकी? परिवार और बहुविवाह की बात करें तो इस समाज में संयुक्त परिवार के स्थान पे क्या विवाह के बाद अलग घर बसाने की परंपरा है। संयुक्त परिवार तो रहता है लेकिन संयुक्त परिवार की जगह क्या है? शादी के बाद क्या अलग घर बसाने की परंपरा होती है, मतलब एकल परिवार की परंपरा है। यहाँ पुरुषों में बहुविवाह मतलब एक से अधिक पत्नियां रखना सामाजिक प्रतिष्ठा और संपन्नता का सूचक माना जाता है। जिस पुरुष के पास एक से ज्यादा पत्नियां हैं वो हमारे क्या समाज में उसकी प्रतिष्ठा और संपन्नता ज्यादा मानी जाएगी। दापा प्रथा की बात करें तो विवाह से जुड़ी एक अनिवार्य प्रथा होती है। विवाह से जुड़ी हुई एक अनिवार्य प्रथा कौन सी है? दापा प्रथा। जिसमें हमारे क्या लड़के पक्ष के द्वारा वधु मतलब लड़की के पिता को मूल्य या रुपए चुकाए जाते हैं। तो इसमें क्या दहेज लड़की नहीं लड़का देता है। तो दापा प्रथा किसे कहते हैं? ये हमारे विवाह से जुड़ी हुई प्रथा है। इसमें लड़के पक्ष के द्वारा वधु के पिता को लड़की के पिता को मूल्य या रुपए चुकाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वधु मूल्य या धापा कहते हैं। इसके बिना से विवाह संपन्न नहीं होगा। साड़िया कार्यक्रम की बात करें तो होली के पर्व पर डामोर जनजाति में क्या होली के पर्व पर डामोर जनजाति में साड़िया नामक एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जिसमें हमारे युवा लोकगीतों और खेलों के जरिए जिसमें हमारे क्या युवा लोकगीतों और खेलों के जरिए अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। कौन? युवा। बात करें वेशभूषा और गुजराती प्रभाव की, वेशभूषा और गुजराती प्रभाव की बात करें तो इस जनजाति के पहनावे और बोली पर गुजराती संस्कृति की गहरी छाप है। पुरुषों का अनोखा श्रृंगार की बात करें तो डामोर जनजाति की सबसे बड़ी और अनूठी विशेषता यह है कि यहाँ पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने या फिर आभूषण पहनते हैं। पुरुष के हमारे कानों में मुर्किया कुंडल या मुर्किया या कुंडल और हाथों में कड़े पहनना क्या विशेष रूप से पसंद करते हैं। वस्त्र की बात करें तो पुरुष क्या आमतौर पर धोती और अंगरखी पहनते हैं, जबकि महिलाएं घाघरा चोली और ओढ़नी धारण करती है, जो हमारे क्या गुजराती शैली से ही प्रेरित है। तो वेशभूषा और गुजराती प्रभाव हमने देख लिया वस्त्र और गहनों में। फिर धार्मिक आस्था और प्रमुख मेलों की बात करें, धार्मिक आस्था प्रमुख मेलों की बात करें तो डामोर जनजाति हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और स्थानीय लोक देवताओं देवी देवताओं में गहरी आस्था रखती है। क्या हमारे डामोर जनजाति क्या है? हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और स्थानीय लोक देव देवताओं में गहरी आस्था रखती है। बात करें प्रमुख देवी देवताओं की तो श्यामा जी या श्यामला जी इनके प्रमुख देवता है। तो भगवान श्री कृष्ण का रूप है श्यामला जी और डामोरों के मुख्य आराध्य देव है। इनका मुख्य मंदिर का गुजरात सीमा पे स्थित है श्यामला जी का। बात करें केसरी नाथ जी की जिन्हें ऋषभ देव कहते हैं,
तो ऋषभदेव या केसरनाथ जी की बात करें तो उदयपुर में स्थित इनके ये प्रमुख लोक देवता कहाँ? उदयपुर में स्थित इनके ये प्रमुख लोक देवता कौन? केसरनाथ जी या ऋषभ देव जी। कुलदेवी की बात करें तो ये विभिन्न स्थानीय माताओं और देवियों की पूजा करते हैं। ये विभिन्न स्थानीय माताओं और देवियों की पूजा करते हैं, उसकी बात करें। सबसे पहले प्रमुख मेलों की बात करें, कौन-कौन से मेले भरते हैं। एक आता है ग्यारस की रेवड़ी का मेला है। क्या ग्यारस की रेवाड़ी का मेला की बात करें तो ये मेला भरता है हमारे डूंगरपुर राजस्थान में। डूंगरपुर राजस्थान में ये मेला भरता है। ये हमारे डामोर जनजाति का सबसे बड़ा और प्रमुख सांस्कृतिक मेला है। ये हमारे क्या है? डामोर जनजाति का सबसे बड़ा और प्रमुख सांस्कृतिक मेला है। दूसरा मेला आता है हमारे छेला बाबूजी का मेला। ये हमारे क्या पंचमहल गुजरात में पड़ता है और गुजरात में आयोजित होने वाले इस मेले में राजस्थान के डामोर बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। क्या राजस्थान की डामोर जनजाति बड़ी संख्या में भाग लेती है? कहाँ किसमें? छेला बाबूजी के मेला में, जो कहाँ पड़ता है? हमारे पंचमहल गुजरात में। बात करें हमारी इनकी आर्थिक स्थिति की, जो बात करें तो ये हमारा क्या एक कृषक समाज है। क्या एक कृषक समाज है? तो कृषि और पशुपालन की बात करें तो राजस्थान के अन्य जनजातियों जैसे हमारे कंजर कथोड़ी के बारे में हमने देखा। इसके विपरीत डामोर जनजाति वनों और शिकार पर आश्रित नहीं है। वनों पे और शिकार पे आश्रित नहीं है। ये पूर्ण रूप से हमारी स्थायी खेती और पशुपालन पर निर्भर है। ये हमारे क्या है? पूर्ण रूप से स्थायी खेती और पशुपालन पर निर्भर है। इनकी फसलों की बात करें तो ये मक्का, धान और कपास की खेती प्रमुखता से करते हैं। किसकी खेती करते हैं ये? मक्का, धान और कपास की खेती प्रमुखता से करते हैं। वर्तमान बदलाव की बात करें तो आधुनिक समय में इस जनजाति के युवा तेजी से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और सरकारी नौकरियों में भी आगे कदम बढ़ा रहे हैं। खान-पान और वाद्य यंत्र की बात करें, खान-पान और वाद्य यंत्र की बात करें तो भोजन और पेय देखें तो इनका मुख्य भोजन मक्का, गेहूँ और स्थानीय अनाज है और इनके साथ ही क्या मांसाहारी भोजन भी करना पसंद करते हैं। सामाजिक और उत्सव के मौकों की बात करें, सामाजिक और उत्सव के मौकों पर महुओं से बनी पारंपरिक शराब का सेवन किया जाता है। किससे? महुए से बनी क्या जो पारंपरिक शराब होती है उसका सेवन किया जाता है। वाद्य यंत्रों की बात करें तो विवाह, मेलों और मांगलिक अवसरों पर क्या विवाह, मेलों और मांगलिक अवसरों पर ये मुख्य रूप से हमारा ढोल, मांदल, बांसुरी, थाली और पावरी का उपयोग करते हैं। तो इन वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। कौन-कौन से हमारे पारंपरिक या मांगलिक अवसरों पर हमारे ढोल, मांदल, बांसुरी, थाली और पावरी इन वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। अगली जनजाति हमारी कौन-सी? सांसी जनजाति। सांसी ट्राइब की बारे में बातचीत करते हैं। तो सांसी राजस्थान की एक अत्यंत विशिष्ट सांसी क्या है? राजस्थान की एक अत्यंत विशिष्ट और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घुमंतू जनजाति मतलब ये एक जगह रुक के रहती नहीं है। ये अपनी क्या अनूठी सामाजिक न्याय व्यवस्था और कठोर परंपराओं और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जानी जाती है। कौन सी हमारी? सांसी जनजाति। सबसे पहले इनकी उत्पत्ति और इतिहास की बात करते हैं। सबसे पहले संस्थापक की बात करें तो सांसी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे? सहसमल नामक एक व्यक्ति से मानती है। किससे? सहसमल नामक एक व्यक्ति से मानती है और उन्हीं के नाम पे इस जनजाति का नाम सांसी पड़ा था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मूल रूप से ये एक हमारे खानाबदोश मतलब घुमंतू जाति रही है सांसी जनजाति और अतीत में इनका इनमें क्या है, अतीत में ये अपनी आजीविका और घुमंतू जीवन शैली के कारण इन्हें समाज के में कई संघर्षों का सामना करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि एक जगह टिक के कार्य नहीं करती है। मुख्य निवास क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में सांसी जनजाति का संकेंद्रण क्या हमारे मुख्य रूप से राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी जिलों हिस्से में है। प्रमुख रूप से देखें तो कौन से जिले में है ये? तो भरतपुर और अजमेर। भरतपुर की बात करें तो यहाँ सांसी जनजाति की सर्वाधिक आबादी निवास करती कहाँ? भरतपुर में। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो हमारे झुंझुनू, टोंक, सीकर और जयपुर के कुछ ग्रामीण इलाकों में आज भी ये जनजाति पाई जाती है। कौन सी? सांसी जनजाति। बात करें इनके सामाजिक विभाजन की या उपजातियों की बात करें तो सांसी समाज मुख्य रूप से दो अलग-अलग वर्गों या उपजातियों में बटा हुआ है और इन दो वर्गों की बात करें जिनमें आपस में विवाह संबंध नहीं होते हैं तो सांसी के कौन-कौन से दो वर्ग है एक तो हमारे बीजा और दूसरा माला। एक तो क्या हमारे बीजा है और एक माला है। बीजा की बात करें बीजा क्या है तो समाज का धनी या फिर आर्थिक रूप से सुदृढ़ या संपन्न वर्ग माना जाता है। ये हमारे क्या बीजा की बात करते हैं समाज का धनी और या फिर आर्थिक रूप से सुदृढ़ या संपन्न वर्ग माना जाता है। दूसरा माला, माला की बात करें तुलनात्मक रूप से गरीब और निम्न आर्थिक वर्ग स्थिति वाला वर्ग है। कौन-सा? माला। तो हमने देखा सांसी जो समाज है उसमें क्या 2 अलग-अलग वर्ग है। एक हमारा बीजा जो धनी और संपन्न है, माला की बात करें जो गरीब और निम्न स्थिति वाला है। बात करें सांसी समाज की या सांसी जनजाति के धार्मिक जीवन और मान्यताओं की बात करें तो सांसी समाज के हिंदू धर्म के जो रीति-रिवाज है, उनका पालन करता है। प्रकृति और जो स्थानीय देव-देवताओं हैं, उनमें इनकी गहरी आस्था होती है। कुलदेवी की बात करें इनकी, तो ये लोग क्या हमारे सिकोदरी माता, जिन्हें सिकारी माता भी कहते हैं। सिकोदरी माता या सिकारी माता, जो हमारे चामुंडा माता का ही एक रूप है। उनको क्या अपनी कुलदेवी मानते हैं और उनकी विशेष पूजा भी करते हैं। जो सिकोदरी माता है, सिकारी माता है, जो चामुंडा माता का ही एक रूप है, उनकी को अपनी कुलदेवी मानते हैं और उनकी विशेष पूजा करते हैं।
प्रकृति पूजा की बात करें तो सूर्य और पीपल के वृक्ष को भी विशेष उपासना करते हैं। किसकी? सूर्य और पीपल के वृक्ष की भी विशेष उपासना करते हैं। फिर भाकर बाबूजी की कसम की बात करें तो सासी जनजाति के लोग भाकर बाबूजी की कसम खाने के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलते और ये कसम लेते समय एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता रखते हैं। इसे हम कहते हैं भाकर बाबूजी की कसम। तो इसमें हमारे एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में पीपल का पत्ता रखते हैं और ये क्या करते हैं भाकर बाबूजी की ऐसे कसम खाने के बाद क्या कभी भी झूठ नहीं बोलते। पूर्वजों की कसम की बात करें तो अपने मूल पुरुष सहस्मल जो थे उनकी भी कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं की बात करें तो इनकी सामाजिक न्याय व्यवस्था और परंपराएं अन्य जनजातियों से अलग है। जाति पंचायत और हरिजन मध्यस्थता की बात करें तो समाज में आपसी विवाद सुलझाने के लिए ये पुलिस या फिर अदालत नहीं जाते हैं बल्कि इनकी अपनी जाति पंचायत होती है। यदि पंचायत में विवाद नहीं सुलझता तो हरिजन मतलब मेघवाल या वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को मध्यस्थ मतलब जज बना के फैसला कराया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। हरिजन की बात करें जो मेघवाल या मालवी वो वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति है उसको मध्यस्थ या जज बनाया जाता है और वो जो फैसला सुनाते हैं उसको सब मानते हैं जिससे क्या दोनों पक्ष क्या सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। फिर कुकड़ी रस्म की बात करें तो ये सासी जनजाति की सबसे चर्चित और विवादास्पद प्रथा कौन सी? कुकड़ी प्रथा। कुकड़ी प्रथा में क्या होता है विवाह के पश्चात नवविवाहित वधु को अपने चरित्र की पवित्रता साबित करने के लिए एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं कुकड़ी की रस्म कहते हैं। फिर विधवा विवाह निषेध की बात करें तो शासी समाज में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं होती मतलब विधवाएं पुनर्विवाह नहीं करती। वधु मूल्य की बात करें तो इसमें दहेज प्रथा की बजाय इसमें क्या दहेज की प्रथा की बजाय विवाह के समय लड़के पक्ष के द्वारा लड़की के माता पिता को मूल्य चुकाया जाता है जिसे वधु मूल्य कहते हैं। खान-पान और पहनावे की बात करें, तो खान-पान की बात करें तो ये हमारे मूल रूप से एक मांसाहारी जनजाति है, जिन्हें क्या है, इन्हें लोमड़ी और सांड सांड की बात करें तो छिपकली की एक जंगली प्रजाति होती है सांड। इनका मांस विशेष रूप से प्रिय होता है। यदि ये ना सोचे ये ऑक्स मतलब जो बैल होता है, उस सांड की बात करें, सांड क्या है छिपकली की एक जंगली प्रजाति होती है। तो लोमड़ी और सांड का मांस विशेष रूप से प्रसिद्ध है। प्रिय होता है इनको। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में देशी शराब का सेवन आम होता है। पुरुषों में क्या होता है देशी शराब का सेवन आम होता है। पहनावे की बात करें तो पुरुषों का पहनावा साधारण होता है जैसे धोती, कुर्ता और साफा। महिलाएं घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनती है। सासी महिलाओं में क्या हाथों में हाथीदांत और सफेद प्लास्टिक की चूड़ियां पहनने का विशेष शौक होता है। तो मैंने पहनावा और खान-पान देखा। फिर आर्थिक स्थिति की बात करें मतलब अतीत और वर्तमान की बात करें तो पारंपरिक व्यवसाय क्या है तो पूर्व में ये घुमंतु जीवन जीते थे। इनका मुख्य कार्य क्या है छाजले और टोकरियां जो हस्तशिल्प है ये बनाना होता था। जड़ी बूटियां बेचना होता था। गधे पालना इनका पारंपरिक व्यवसाय होता था। वर्तमान में देखें तो आजादी के बाद और आपराधिक जनजाति अधिनियम हटने के बाद से शासी समाज अब गांवों और कस्बों में स्थायी रूप से बसने लग गया है। अब ये लोग क्या कृषि मजदूरी व्यापार और शिक्षा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जिससे समाज में मौजूद जो कुकड़ी की रस्म जैसी कुप्रथाएं धीरे-धीरे खत्म हो रही है। अब अगली जनजाति आती है हमारी कौन सी सहरिया जनजाति। अगली जनजाति का नाम है हमारी सहरिया जनजाति है सहरिया ट्राइब। तो सहरिया राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है। सहरिया की बात करें तो सहरिया राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति समूह मतलब पीवीटीजी मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इस श्रेणी में रखा गया है। और ये हमारे राज्य की सबसे पिछड़ी शर्मीली और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध जनजाति है। क्या है सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध जनजाति कौन सी सहरिया जनजाति। सहरिया की बात करें तो सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के शब्द शहर से उत्पन्न हुई है जिसका मतलब होता है जंगल। फारसी भाषा का शब्द है शहर जिसका मतलब होता है जंगल अर्थात जंगल में निवास करने वाले लोग क्या है सहरिया जनजाति के लोग कहलाएंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उत्पत्ति की बात करें मान्यता क्या है तो मान्यता देखें तो सहरिया लोग स्वयं को भीलों का छोटा भाई मानते हैं। सहरिया लोग क्या स्वयं को भीलों का छोटा भाई मानते हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें तो स्वयं को महर्षि वाल्मीकि का वंशज मानते हैं। किनका? महर्षि वाल्मीकि का वंशज मानते हैं। स्वभाव की बात करते हैं स्वभाव से बेहद सीधे संतोषी और शर्मीले लोग होते हैं। ये क्या स्वभाव से बेहद सीधे संतोषी और क्या होते हैं शर्मीले लोग होते हैं। कर्नल जेम्स टोड की बात देखें तो कर्नल जेम्स टोड ने उनके स्वामी भक्ति के बारे में लिखा था कि सहरिया को एक रोटी खिला दीजिए। क्या सहरी जनजाति के लोगों की बातें बारे में कहा कि सहरिया को एक रोटी खिला दीजिए वह जीवन भर आपका गुलाम बना रहेगा। मुख्य निवास क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में सहरिया जनजाति का लगभग 99% संख्या केवल एक ही जिले में पाया जाता है। वो कौन सा है? बारां जिला। आप इसे याद रखें कौन से जिले में? बारां जिले में पूरे से पूरे सहरिया के 99% लोग रहते हैं।
मुख्य तहसीलों की बात करें तो 12 जिले की किशनगंज और शाहबाद तहसीलों में क्या 12 जिले की किशनगंज और शाहबाद तहसीलों में इनकी सर्वाधिक आबादी निवास करती है। सामाजिक ढांचा और पंचायती व्यवस्था की बात करें तो शहरिया समाज की अपनी एक सुदृढ़ और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। कैसी सुदृढ़ और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है? समाज के सभी विवाद इन्हीं पंचायतों के द्वारा सुलझाए जाते हैं। बात करें त्रिस्तरीय कौन सी पंचायत व्यवस्था है, उनकी बात करें तो पंचायत के स्तर की बात करें तो 3 होती है, पंचताई, एकदसिया और चौरासी। तो पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से? पंचताई, एकदसिया, चौरासी। पंचताई में बात करें तो 5 गांवों के स्तर की पंचायत होती है। ये कैसी होती है? 5 गांवों के स्तर की पंचायत होती है। एकदसिया मतलब 1 और 10 मतलब 11, तो ये 11 गांवों की पंचायत होती है। चौरासी मतलब 84, तो इसमें सभी शहरिया मतलब 84 गांवों की सर्वोच्च पंचायत होती है। तो शहरिया पूरी संकेंद्रण है 84 गांवों के अंदर, तो सभी शहरिया गांवों की सर्वोच्च पंचायत होती है। कौन सी? 84 गांवों की पंचायत। इसकी बैठक सीताबाड़ी के वाल्मीकि मंदिर में होती है। सीताबाड़ी में जो वाल्मीकि मंदिर है वो बैठक वहां पे होती है। कौन सी? 84 गांव की पंचायत। अब बात करें शहरी जनजाति के संबंध में कौन कौन से शब्द काम में लिए जाते हैं। सबसे पहला आता है कोतवाल। कोतवाल की बात करें तो शहरी जनजाति के मुखिया को क्या बोलते हैं? कोतवाल कहा जाता है। शहरी जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। सहराना की बात करें तो इनकी छोटी बस्ती या फिर मोहल्ले होते हैं उसे सहराना कहते हैं। तो सहराना क्या होते हैं? इनकी छोटी छोटी बस्तियां और मोहल्ले होते हैं उसे सहराना कहा जाता है। सहरोल की बात करें तो सहरिया समाज के गांवों को सहरोल कहा जाता है। क्या? सहरिया समाज के गांवों को सहरोल कहा जाता है। हथाई, बंगला या ढालिया की बात करें तो गांवों के बीच में बनी या गांवों के बीच में बनी बड़ी चौपाल या सामुदायिक केंद्र को इन्हें इन नामों से जाना जाता है। मतलब हथाई, बंगला या ढालिया के नाम से जाना जाता है। किन्हें? हमारे गांव के बीच में बनी बड़ी चौपाल या सामुदायिक केंद्र को हमारे क्या है? इन नामों से जाना जाता है। फिर गोपना, टोपा, कोरवा की बात करें तो जंगलों में पेड़ों पर बनाए जाने वाले इनके जो विशेष घर होते हैं, ट्री हाउस होते हैं, उन्हें गोपना, टोपा और कोरवा कहते हैं। अब हम देखें इनकी अनूठी सामाजिक मान्यता और परंपराओं के बारे में। इनकी जो अनूठी सामाजिक मान्यता और परंपरा की बात करें तो भिक्षावृत्ति का अभाव। तो शहरिया लोग कितने भी गरीब क्यों न हो वे कभी भीख नहीं मांगते। शहरिया के लिए क्या कहा गया है कि शहरिया लोग कितने भी गरीब क्यों न हो जाएं वो कभी भी भीख नहीं मांगेंगे। विवाह और दहेज की बात करें तो इनमें एक ही गोत्र मतलब सगोत्र में विवाह पूर्णतः वर्जित वर्जित है। समाज में दहेज प्रथा का बिल्कुल भी प्रचलन नहीं है। कन्या जन्म की बात करते हैं इस समाज में कन्या के मतलब लड़की के जन्म को अत्यंत शुभ और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पर्दा प्रथा की बात करें तो महिलाएं घर के भीतर घूंघट रखती है लेकिन घर के बाहर निकलते ही घूंघट नहीं रखती है। ये एक अनोखी प्रथा है। धारी संस्कार की बात करें तो हमारी ये पुनर्जन्म से जुड़ी हुई रस्म है। तो मृत्यु के तीसरे दिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके तीसरे दिन राख को आंगन में ढक कर रखा जाता है। क्या राख को आंगन में ढक कर रखा जाता है और अगले दिन उस पर उभरे जो पदचिन्ह होते हैं उनसे अनुमान लगाया जाता है कि मृतक ने किस योनि में जन्म लिया है। कि किसके पदचिन्ह जैसे चींटी के पदचिन्ह आते हैं उस राख पे तो चींटी के रूप में मच्छर के आते हैं। मच्छर में ये किसी के भी पदचिन्ह आते हैं तो उससे पता लगाया जाता है कि मरने के बाद उस व्यक्ति ने किसके रूप में जन्म लिया है। श्राद्ध निषेध की बात करें तो हिंदुओं की तरह इस समाज में पितरों का श्राद्ध करने की कोई परंपरा नहीं है। धार्मिक जीवन और मेलों की बात करें तो शहरिया समाज हिंदू लोक देवताओं और प्रकृति की पूजा करता है। शहरी समाज के हिंदू लोक देवताओं और प्रकृति की पूजा करता है। आदि गुरु की बात करें तो इनके आदि गुरु कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि इनके आदि गुरु है। इनका मुख्य आश्रम हमारे सीतापढ़ी 12 में। कुल देवी की बात करें तो कोड़िया देवी जो कि कोड़िया माता इनकी कुल देवी है। आराध्य देव की बात करें तो वीर तेजा जी और भैरव जी क्या है इनके आराध्य देव है। प्रमुख मेलों की बात करें इनके तो कौन-कौन से मेले हैं इनके प्रमुख? तो सीताबढ़ी का मेला और हमारे कपिलधारा का मेला इनका प्रमुख है। सीताबढ़ी के मेले की बात करें तो बारा के केलवाड़ा में आयोजित होने वाला ये मेला सहरिया जनजाति का कुंभ या फिर हाड़ौती का रंगीला मेला कहलाता है। कौन सा? सीताबढ़ी का मेला। तो बारा के केलवाड़ा में आयोजित होने वाला ये मेला है हमारी सहरिया जनजाति का कुंभ या फिर हमारी हाड़ौती का रंगीन मेला कहलाता है। कपिलधारा के मेले की बात करें तो ये भी हमारे 12 में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे भरता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पड़ता है हमारे कपिलधारा का मेला। बात करें कला और संस्कृति की मतलब इनके गीत, नृत्य और त्योहार की तो शहरी समाज में त्योहारों और ऋतुओं के अनुसार गीत और नृत्य की समृद्ध परंपरा है। शहरी समाज में क्या त्योहारों और ऋतुओं के अनुसार क्या गीत और नृत्य की समृद्ध परंपरा है। इनमें हमारा युगल नृत्य मतलब स्त्री और पुरुष एक साथ नहीं नाचते हैं। आप इसे याद रखेंगे। शहरी जनजाति में हमारे पुरुष और स्त्री क्या है साथ साथ मतलब एक साथ नहीं नाचते हैं। अभी बात करेंगे इनके कौन कौन से नृत्य हैं। नृत्य की बात करें शहरिया जनजाति के एक नृत्य आता है हमारे शिकारी नृत्य। तो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला वीर रस प्रधान नृत्य है। शिकारी नृत्य कैसा है? हमारे पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला वीर
रस प्रधान नृत्य जिसमें हमारा आदिम शिकार का अभिनय किया जाता है। क्या आदिम शिकार का अभिनय करते हैं जैसे पुराने टाइम पे शिकार करते थे, इस प्रकार का अभिनय किया जाता है। लैंगिक नृत्य की बात करें तो सावन के महीने में पुरुषों के द्वारा किया जाता है लैंगिक नृत्य। इंद्रपरी नृत्य की बात करें तो विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा मुखौटा लगाकर क्या विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है इंद्रपरी नृत्य। एक नृत्य आता है हमारा झेला नृत्य। तो फसल कटाई के समय सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य हमारा झेला नृत्य है। प्रमुख गीत और त्योहारों की बात करें तो वर्षा ऋतु में कौन-कौन से नृत्य या गीत गाए जाते हैं? तो वर्षा ऋतु के दौरान की बात करें तो इस दौरान आला और लहंगी नामक लोकगीत गाए जाते हैं। क्या आला और लहंगी नामक लोकगीत गाए जाते हैं वर्षा ऋतु के दौरान? दीपावली की बात करें तो दीपावली के अवसर पर विशेष रूप से हिड़ गीत गाए जाते हैं। कौन से? हिड़ गीत गाए जाते हैं हमारे दीपावली के अवसर पर। होली और मकर संक्रांति की बात करें तो होली पर ये लठमार होली खेलते हैं। हमारे शहरी जनजाति के लोग क्या हमारे होली पे लठमार होली खेलते हैं। और मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडों से लैंगी खेलते हैं। किससे? लकड़ी के डंडों से लैंगी खेलते हैं। कब? हमारे मकर संक्रांति। फिर वेशभूषा खान-पान की बात करें इनके, तो इनकी वेशभूषा खान-पान क्या है? तो वेशभूषा की बात करें तो पुरुषों के वस्त्र कैसे हैं? पुरुषों के वस्त्रों की बात करें तो सिर पर बाँधा जाने वाला साफा क्या कहलाता है? खपटा। आप इसे याद रखेंगे, सिर पर बाँधा जाने वाला इनका जो साफा है, वो हमारा खपटा कहलाता है। और शरीर पर तंग धोती के ऊपर पहनी जाने वाला जो अंगरखी होती है, उसे सलूका। और छोटी धोती होती है उसे पंछा कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि सिर पर बाँधा जाने वाला साफा तो खपटा कहलाता है और शरीर पर तंग धोती के ऊपर पहना जाने वाला जो अंगरखी होती है, उसे सलूका। और छोटी धोती है उसे पंछा कहते हैं। महिलाओं के वस्त्रों की बात करें तो महिलाएं घाघरा, लुगड़ी मतलब जिसे ओढ़नी कहते हैं और कांचली पहनती है। तो महिलाएं क्या घाघरा, लुगड़ी और कांचली पहनती है। महिलाओं की बात करें तो महिला में गोदना मतलब जो टैटू गुदवाने का अत्यधिक शौक है। लेकिन पुरुषों को गोदना गुदवाना की अनुमति नहीं है। पुरुष क्या गोदना गुदवाने की अनुमति नहीं है, पुरुष गोदना नहीं गुदवाते हैं, लेकिन महिलाएं ये करती है। खान पान की बात करते हैं इनका मुख्य भोजन मक्का, ज्वार और बाजरा है। इसके साथ ही के जंगली कंदमूल, शहद और महुआ के फल ये भी खाए जाते हैं। सामाजिक अवसरों की बात करें तो सामाजिक अवसरों पर महुआ से बनी हुई पारंपरिक देशी शराब का सेवन ये करते हैं। फिर आर्थिक स्थिति और सामाजिक सरकारी सहायता की बात करें, पारंपरिक आजीविका की बात करें तो ये हमारे वनोपज होते हैं जैसे शहद, गोंद, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, लकड़ी काटना, महुआ चुनना, ये इनका पारंपरिक आजीविका है। पूर्व में ये जंगलों को साफ करके झूमी खेती करते थे जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते थे? कोडिया या फिर वाल्मीकि कृषि भी कहा जाता था। पहले क्या है हमारे ये जंगलों को साफ करके झूमी कृषि किया करते थे जिसे हमारी स्थानीय भाषा में क्या कोडिया या फिर वाल्मीकि करते वो वाल्मीकि कृषि कहते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वन कानूनों के अनुसार या वन कानूनों के कारण अभी क्या मुख्य रूप से कृषि मजदूर के रूप में काम करते हैं। किसके अनुसार? वन कानूनों के अनुसार। क्यों? क्योंकि अब ये जंगलों को साफ नहीं कर सकते और जमीन करते भी खेती भी नहीं कर सकते। इस वजह से क्या है ये कृषि मजदूर के रूप में काम करते हैं। सरकारी विशेष पैकेज की बात करें तो आदिम जनजाति मतलब पीवीटीजी होने के कारण राजस्थान सरकार ने मनरेगा योजना के तहत सामान्य 100 दिनों के अलावा 100 अतिरिक्त 100 दिन का विशेष रोजगार मतलब कुल 200 दिन का रोजगार प्रदान करती है। साथ ही इन्हें विशेष खाद्य सुरक्षा और निःशुल्क जो पौष्टिक आहार योजना का लाभ भी दिया जाता है। अगली जनजाति हमारी कौन सी? गरासी जनजाति। गरासी जनजाति की बात करें तो राजस्थान की जनजातीय संस्कृति में भील और मीणा के बाद गरासिया राजस्थान राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और ये जनजाति अपनी सांस्कृतिक समृद्धि, जीवंत मेलों, रंग बिरंगी वेशभूषा और आधुनिक सोच, विशेष करके इसकी विवाह को लेके इनके कारण अत्यंत विशिष्ट स्थान रखती है। कौन सी? हमारी गरासिया जनजाति। बात करें गरासिया शब्द की तो गरासिया शब्द की उत्पत्ति गरास शब्द से हुई है। आप इसे याद रखें गरासिया शब्द की उत्पत्ति किससे? गरास शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ था भूमि का टुकड़ा या फिर ग्रास। भूमि का टुकड़ा या ग्रास से हमारे क्या गरासिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। इनका इतिहास और वर्गीकरण की बात करें तो गरासिया लोग स्वयं को क्या है? चौहान राजपूतों का वंशज मानते हैं। गरासिया लोग क्या खुद को चौहान राजपूतों का वंशज मानते हैं। मान्यताओं के अनुसार देखें तो ये हमारे मूल रूप से अयोध्या के आसपास के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये हमारे अयोध्या के आसपास के निवासी थे जो क्या बाद में चित्तौड़गढ़ होते हुए अरावली की पहाड़ियों में आके आए और यहीं की यहीं बस गए थे। कौन? गरासिया लोग। तो गरासिया लोग क्या बाद में चित्तौड़गढ़ होते हुए अरावली की पहाड़ियों में आए और यहीं की यहीं बस गए। विवाह संबंधों के आधार पर गरासिया जनजाति को मुख्य रूप से कुछ भागों में बांटा गया है और वो कौन-कौन से भाग है? किसके आधार पे? विवाह संबंधों के आधार पे। इनके 3 भाग है। कितने? 3 भाग है। कौन-कौन से? भील गरासिया, गमेती गरासिया और बाबा गरासिया। 3 भाग है कौन-कौन से? भील गरासिया, गमेती गरासिया और बाबा गरासिया। किसके आधार पे? विवाह संबंधों के आधार पे। तो भील गरासिया किसे कहते हैं? जब कोई गरासिया पुरुष किसी भील महिला से विवाह कर लेता है। क्या? जब कोई गरासिया पुरुष क्या है? किसी भील महिला से विवाह कर लेता है तो उस परिवार को भील गरासिया परिवार कहा जाता है।
वैसे ही गमेती गरासिया की बात करें तो जब कोई गरासिया महिला अब क्या है गरासिया महिलाएं किसी भील पुरुष से विवाह कर लेती है तो उस परिवार को हमारे गमेती गरासिया कहते हैं। और बाबा गरासिया की बात करें तो जो गरासिया केवल राजपूतों से संबंध रखते हैं वे हमारे बाबा गरासिया कहलाते हैं। जो किससे केवल राजपूतों से संबंध रखते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं, बाबा गरासिया कहलाते हैं। तो विवाह के आधार पर जनजाति जो गरासिया जनजाति है उसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? भील गरासिया, गमेती गरासिया और बाबा गरासिया। बात करेंगे मुख्य निवास क्षेत्र की तो ये जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी ढलान जो पहाड़ी ढलान है वहां पे निवास करती है। ये जनजाति हमारी क्या मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी ढलान पहाड़ी ढलानों पे निवास करती है। सिरोही जिले की बात करें तो आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील, आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में सिरोही जिले में निवास करती है। जहाँ ये सबसे ज्यादा निवास करती है कहाँ? आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में सिरोही जिले के। उदयपुर जिले की बात करें तो गोगुंदा, कोटड़ा और खेरवाड़ा तहसील में ये जनजाति निवास करती है। पाली जिले की बात करें तो बाली तहसील में ये जनजाति निवास करती है। तो सबसे ज्यादा हमारे सिरोही में, फिर उदयपुर और फिर पाली जिले में निवास करती है। इस सामाजिक और पंचायती व्यवस्था की बात करें, इनकी सामाजिक व्यवस्था पंचायती व्यवस्था कैसी है? तो गरासिया समाज की व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक है। यहाँ संयुक्त परिवार की बजाय के एकल मतलब अलग परिवार की प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। कैसी? संयुक्त परिवार की बजाय के एकल मतलब अलग परिवार की प्रथा प्रचलित है। बात करें इनकी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की, किसकी? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात करें तो समाज के विवादों को सुलझाने के लिए इसमें 3 स्तर की पंचायतें होती है। कितने स्तर की? 3 स्तर की पंचायतें होती है। कौन कौन सी? हमारी एक तो होती है उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर की। उच्च स्तर की पंचायत को हमारे मोटी न्यात कहते हैं, मध्य स्तर की नैन की न्यात और निचली स्तर या निम्न स्तर की निचली न्यात होती है। 3 न्यात होती है, मोटी न्यात, नैन की न्यात और निचली न्यात। मोटी न्यात क्या होती है? तो ये सबसे बड़ी पंचायत होती है मोटी न्यात। इसके सदस्यों को बाबा हाइया कहते हैं। इसके सदस्य क्या? बाबोर हाइया कहते हैं। नैन की न्यात की बात करें तो मध्यम स्तर की पंचायत होती है और इनके सदस्यों को माडेरिया कहते हैं। आप इसे याद करेंगे, इनके सदस्यों को माडेरिया कहते हैं, जबकि हमारे मोटी न्यात के सदस्य को बाबोर हाइया कहते हैं। निचली न्यात की बात करें तो ये सबसे निचले स्तर की पंचायत होती है। कौन सी? निचली न्यात। अब बात करें इनके संबंध में, जो इनकी शब्दावली की बात करें, इनकी शब्दावलियां कौन कौन सी है? बात करें सहलोत या पालवी किसे कहते हैं? तो गरासी जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? सहलोत या पालवी कहते हैं। फालिया किसे कहते हैं? तो गरासियों के सबसे छोटे मोहल्ले या इकाई को क्या बोलते हैं? फालिया कहते हैं। पाल किसे कहते हैं? तो गरासियों के सबसे बड़े गांव को पाल कहते हैं। घेर किसे कहेंगे? तो सामूहिक रूप से बने घरों के समूह या बस्तियां होती है जो क्या है एक से ज्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं। उन घरों के समूह या बस्तियों को क्या बोलते हैं? घेर कहते हैं। ओसरा की बात करें तो घर के बरामदे को स्थानीय रूप से ओसरा कहते हैं। क्या? घर के बरामदे को स्थानीय रूप से ओसरा कहते हैं। सोहरी की बात करें तो अनाज भंडारण के लिए मिट्टी से बनी जो पारंपरिक कोठियां होती है उसे सोहरी कहते हैं। अब आगे देखते हैं हुर्रे किसे कहते हैं। हुर्रे की बात करें तो मृत्यु के बाद बनाए जाने वाले जो स्मारक होते हैं, कि मृत्यु के बाद बनाए जाने वाले स्मारक या छतरी को क्या बोलते हैं? हुर्रे कहते हैं। हेलरू की बात करें तो हेलरू क्या होता है? हेलरू का मतलब होता है ये समाज की एक अनूठी सहकारी समिति की परंपरा है। क्या? एक अनूठी सहकारी समिति या फिर परंपरा है जिसमें हमारा कृषि या घर निर्माण के दौरान लोग क्या पैसे बिना पैसे लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या है? हेलरू किसे कहते हैं? ये समाज की अनूठी सहकारी समिति या फिर परंपरा होती है जिसमें कृषि या फिर घर निर्माण के दौरान लोग क्या है बिना पैसे लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। कि कोई छत बनानी है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मिलके छत बनाते हैं। बात करें विवाह की अनूठी परंपराओं की तो इसके अंदर कौन कौन सी परंपराएं हैं विवाह की? तो गरासी समाज में विवाह के मामलों में बेहद आधुनिक माना जाता है। गरासी समाज को विवाह के मामलों में बेहद आधुनिक माना जाता है। यहाँ लिव इन रिलेशनशिप मतलब बिना शादी के साथ रहना ये परंपरा भी मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती से संतान पैदा हो जाए तो संतान पैदा होने के बाद ही जोड़े अपनी मर्जी से शादी की रस्म पूरी करते हैं। गरासिया जनजाति में विवाह की बात करते हैं, यहाँ विवाह की कौन कौन सी परंपराएं चलती है। एक विवाह होता है मोरबंदिया। मोरबंदिया क्या है? ये हमारे हिंदुओं की तरफ फेरे लेकर किया जाने वाला औपचारिक विवाह होता है। कौन सा? मोरबंदिया। तानाना की बात करें तो इसमें वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को कन्या मूल्य मतलब दापा दिया जाता है। तानाना में क्या है? वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को कन्या मूल्य मतलब दापा दिया जाता है और बिना फेरों के विवाह संपन्न हो जाता है। पैरावना की बात करें तो इसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं। फेरे तो होते हैं लेकिन कैसे? नाम मात्र के फेरे होते हैं या फिर ब्राह्मण के बिना केवल कपड़े बदलकर ही शादी हो जाती है। किसमें? पहरावना में। तो नाम मात्र के फेरे होते हैं या फिर ब्राह्मण के बिना ही केवल कपड़े बदलकर ही शादी हो जाती है। अन्य प्रकार कौन कौन से थे? जैसे हमारे मेलबो, खेवणो जिसमें हमारे माता या नाता प्रथा भी कह सकते हैं और सेवा विवाह। तो हमारी ये इस प्रकार क्या विवाह के कुछ प्रकार हैं, ये आप इसे याद रखेंगे गरासिया जनजाति में। अब गरासिया जनजाति के धार्मिक आस्था और पवित्र स्थल और मेलों की बात करें। गरासिया जनजाति के आस्था स्थल
आस्था, पवित्र स्थल और मेलों की बात करें तो पवित्र झील कौन-सी है? तो सिरोही जो माउंट आबू में स्थित जो नक्की झील है, ये गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र स्थल है और ये अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करते हैं। पवित्र जीव की बात करते हैं, मोर पक्षी और सफेद पशुओं को अत्यंत पवित्र मानते हैं। आराध्य देव की बात करते हैं, भगवान शिव, भैरव जी, हनुमान जी, अम्बा माता और चामुंडा माता, इनको ही अपना आराध्य देव मानते हैं। बात करें इनके प्रमुख मेलों की, तो गणगौर मेला, क्या गणगौर मेला जिसे मनराखो मेलो भी कहते हैं, क्या मनराखो मेलो या गणगौर मेला की बात करें तो सिरोही के सियावा गांव में पड़ता, कहाँ? सिरोही के सियावा गांव में पड़ता है ये वाला मेला और इसे गरासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इस मेले में हमारे युवक युवतियां अपने जीवन साथी को चुनते हैं, इसलिए इसे मनराखो मेलो कहते हैं। मन राखेंगे उसी को साथ रहेंगे। और यहाँ पे हमारे प्रेम विवाह सबसे ज्यादा होते हैं। हमारे यहाँ युवक युवतियां क्या अपने जीवन साथी को चुनती है और प्रेम विवाह सबसे ज्यादा करती है। चित्र विचित्र मेले की बात करें तो देलवाड़ा सिरोही में आयोजित किया जाता है चित्र विचित्र मेला। कोटेश्वर मेले की बात करें अंबाजी गुजरात में लगता है हमारे कोटेश्वर मेला। गौतम जी या भूरिया बाबा के मेला की बात करें तो सिरोही पाली सीमा पे लगता है हमारे गौतम जी या भूरिया बाबा का मेला। बात करें इनकी कला संस्कृति और वाद्य यंत्र की, किसकी कला संस्कृति और वाद्य यंत्र की बात करें तो गरासी जनजाति के नृत्य, गरासी जनजाति के नृत्य अपने लय और सौंदर्य के लिए पूरे राजस्थान में विख्यात है। किसके लिए? लय और सौंदर्य के लिए। वालर नृत्य इनका प्रसिद्ध नृत्य है, तो यह इनका सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे हमारे गरासियों की घूमर भी कहते हैं। क्या? वालर नृत्य को गरासियों की घूमर भी कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये बिना किसी वाद्य यंत्र के, इसमें कोई भी वाद्य यंत्र नहीं होता है। इसमें स्त्री पुरुषों के द्वारा अत्यंत धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य होता है। कौन सा? वालर नृत्य, जिसे गरासियों की घूमर भी कहते हैं। एक नृत्य होता है कूद नृत्य, तो ये भी हमारे बिना वाद्य यंत्र के केवल तालियों की थाप पर किया जाने वाला युगल नृत्य। स्त्री पुरुष साथ साथ करते हैं। कौन सा? कूद नृत्य। तो ये भी हमारे बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है और वो किस पे? तालियों की थाप पर। लूर नृत्य की बात करें तो ये केवल महिलाओं के द्वारा विवाह या मेलों के अवसर पे किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा विवाह या फिर मेलों के अवसर पे किया जाता है। अन्य नृत्य की बात करें तो मांदल, जवारा, मोरिया और गौर, ये हमारा अन्य नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले। प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो मादल जो मिट्टी का ढोलक होता है, बांसुरी, अलगोजा, लेजिम, संग, मंजीरा, इस प्रकार के वाद्य यंत्र हमारे गरासिया जनजाति के जो लोगों के द्वारा बजाए जाते हैं। इनके खान-पान और वेशभूषा की बात करें तो खान-पान की बात करें तो इनका मुख्य भोजन मक्के की राबड़ी, मक्के का सोगरा मतलब रोटी होती है। त्योहारों की बात करें, त्योहारों पे चूरमा और लापसी बनाते हैं। उत्सवों में महुए से बनी शराब का सेवन प्रमुखता से किया जाता है। वेशभूषा की बात करें तो गरासिया रंग-बिरंगी कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। कैसे? रंग-बिरंगे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। पुरुष सफेद धोती, रंगीन अंगरखी, सिर पर लाल सफेद साफा बांधते हैं। महिलाएं गहरे लाल, नीले और हरे रंग के घेरदार घाघरे, कांचड़ी और चटक ओढ़नी पहनती है। तो महिलाएं क्या हमारे गहरे लाल, नीले और हरे रंग के घेरदार घाघरे, कांचड़ी और चटक रंग की ओढ़नी पहनती है और सौंदर्य के प्रति अत्यधिक जागरूक होती है। कौन? महिलाएं। आप इसे याद रखेंगे। और पुरुष की बात करें तो पुरुष क्या है? सफेद धोती, रंगीन अंगरखी और सिर पे के लाल या फिर सफेद साफा बांधते हैं। इनके आर्थिक पहलू की बात करें तो कृषि और पशुपालन की बात करें तो यह एक कृषक जनजाति है। कैसी जनजाति है? ये एक कृषक जनजाति है जो पहाड़ी ढालों पर खेती मतलब किसकी खेती? मक्का, गेहूं, जौ और पशुपालन करती है। वनोपज की बात करें तो जंगलों से लकड़ी काटना, शहद, गोंद और महुआ इकट्ठा करना इनकी आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान में शिक्षा के प्रसार से मुख्य धारा में रोजगार और व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। तो हमारी ये गरासिया जनजाति के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे हमारी कौन सी भील जनजाति के बारे में, भील ट्राइब के बारे में बातचीत करें। तो भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन और मीणा जनजाति के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और अपनी ऐतिहासिक वीरता, समृद्ध संस्कृति, अरावली की पहाड़ियों में गहरे जुड़ाव के कारण इस जनजाति का राजस्थान के इतिहास में अत्यंत गौरवशाली स्थान है। भील की बात करें तो भील शब्द की उत्पत्ति हमारे द्रविड़ भाषा के शब्द व्हील या भील से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष। आप इसे याद रखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है? धनुष। धनुष बाण चलाने में निपुण होने के कारण इन्हें भील या धनुषधारी भी कहा जाता है। किस वजह से? इन्हें धनुष बाण चलाने में अत्यंत निपुण होने की वजह से इन्हें भील या धनुषधारी भी कहा जाता है। बात करें इनके इतिहास और उत्पत्ति की तो पौराणिक संदर्भ की बात करें तो पौराणिक कथाओं में भीलों का संबंध भगवान शिव मतलब महादेव और रामायण काल की शबरी या निषाद राज से जोड़ा जाता है। किससे? हमारे भीलों का संबंध हमारे भगवान शिव या महादेव से और रामायण काल की जो शबरी और निषाद राज से जोड़ा जाता है। विद्वानों के मत की बात करें तो इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा था। क्या कहा था? वनपुत्र कहा था। वहीं प्रसिद्ध लेखक विलियम रोने ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में मारवाड़ की भीलों का मूल उत्पत्ति स्थल बताया है।
मारवाड़ को क्या है, भीलों का मूल उत्पत्ति स्थल बताया किसने, विलियम रोने ने, और किसमें, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स इन इंडिया में। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो मेवाड़ के इतिहास में भीलों का योगदान अविस्मरणीय। महाराणा प्रताप की सेना में भील सैनिक क्या मुख्य रीढ़ हुआ करते थे। महाराणा प्रताप की सेना में जो मुख्य सैनिक होते थे वो भील ही हुआ करते थे। भील सेनापति पुंजा भील के सम्मान में आज भी मेवाड़ के जो राज चिन्ह है, रॉयल एम्बलम है, उस पर एक तरफ राजपूत योद्धा तो दूसरी तरफ क्या भील योद्धा का चित्र अंकित किया गया है। मुख्य निवास क्षेत्र की बात करें तो भील जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र मतलब मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ, राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र मतलब मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में हमारी भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। मुख्य संकेंद्रण की बात करें तो हमारे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन जिलों के अंदर हमारी मुख्य रूप से भील जनजाति रहती है। बांसवाड़ा को तो भीलों की नगरी भी कहा जाता है। अन्य जिलों की बात करें चित्तौड़गढ़, सिरोही, भीलवाड़ा, राजसमंद, इन जिलों में भी थोड़े थोड़े भील रहते हैं। फिर इनके धार्मिक जीवन मतलब देवी देवता और मान्यताओं की बात करें तो भील समाज की में प्रकृति और लोक देवी देवताओं की गहरी आस्था है। कौन कौन से लोक देवी देवता है उनकी बात करें, एक आता हमारा टोटम। टोटम की बात करें ये क्या होता है, भील जनजाति के कुल देवता को टोटम कहते हैं। और हमारे पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक मानकर पूजते हैं। किसको, पेड़ पौधों को हमारे टोटम का प्रतीक मान के पूजते हैं। केसरीनाथ जी और ऋषभ देव की बात करें तो प्रमुख आराध्य देव हमारे केसरीनाथ जी, जिन्हें भील क्या काला जी कहते हैं, भील क्या काला जी कहते हैं। और इनकी चढ़ी हुई केसर का पानी पी के, इन पर चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर भील कभी भी झूठ नहीं बोलते। फिर आती है मेरा आमजा माता। आमजा माता भीलों की कुल देवी है, जिनका मुख्य मंदिर का रिछेड़ राजसमंद में। कहा, रिछेड़ राजसमंद में हमारे आमजा माता का मुख्य मंदिर। फिर आती है हमारी भराड़ी माता। ये हमारी विवाह की देवी है। कौन सी, भराड़ी माता। विवाह के समय दूल्हे को अपनी ससुराल की दीवार पर भराड़ी का चित्र बनाना अनिवार्य रूप से पड़ता है। किसका, विवाह के समय पे दूल्हे को अपने ससुराल की दीवार पर जाके भराड़ी माता का चित्र बनाना अनिवार्य होता है इस जनजाति में। अन्य देवता होते हैं हमारे भूरिया बाबा, हनुमान जी और भगवान शिव। धार्मिक गुरु की बात करें तो गोविंद गुरु, संत माओ जी। कौन कौन से, गोविंद गुरु और संत माओ जी इनके धार्मिक गुरु हैं, जिन्होंने क्या भील समाज में बड़े सुधार आंदोलन चलाए थे। तो इस तरह हमने इनके देवी देवता और समाज सुधारकों के बारे में देखा। अब इनके सामाजिक संरचना और प्रशासनिक शब्दावली के बारे में बात करें तो भील के समाज क्या पितृसत्तात्मक होता है। कैसा होता है, पितृसत्तात्मक होता है। और इनके प्रशासनिक और सामाजिक शब्दावलियां कैसी है, बात करें कौन कौन सी शब्दावलियां जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछ ली जाती है, अवैध के रूप में आ जाती है। जैसे टापरा या कू किसे कहते हैं, तो भीलों के घर और झोपड़े को, के भीलों के घर या फिर झोपड़े को हम क्या कहते हैं, टापरा या कू। फला की बात करें, फला क्या है, तो भीलों के छोटे मोहल्ले होते हैं उसे फला कहते हैं। पाल की बात करें तो कई फलाओं मतलब मोहल्लों से मिलके बने बड़े गांव को पाल कहा जाता है। या कई फलाओं या मोहल्ले से मिलकर बने बड़े गांव को पाल कहते हैं। पालवी या तदवी किसे कहते हैं, तो भील गांव के प्रमुख को हम क्या बोलते हैं, पालवी या तदवी कहते हैं। गमेती किसे कहते हैं, तो संपूर्ण भील जनजाति या बड़े पाल के मुखिया को गमेती कहा जाता है। या संपूर्ण भील जनजाति या फिर बड़े पाल के जो मुखिया होते हैं उन्हें गमेती कहते हैं। फायरे फायरे की बात करें तो भीलों का रणघोष होता है, वॉर क्राई होता है, या फायरे फायरे। ये युद्ध या फिर संकट के समय ये फायरे फायरे चिल्लाते हुए तीर कमान लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। क्या चिल्लाते हुए, फायरे फायरे चिल्लाते हुए क्या है, युद्ध या संकट के समय तीर कमान लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर पाखरिया की बात करें तो यदि कोई भील योद्धा किसी घुड़सवार सैनिक को मार गिराता है, यदि कोई भील योद्धा किसी घुड़सवार सैनिक को मार गिराता है तो उसे अत्यंत सम्मान के साथ पाखरिया कहा जाता है उस योद्धा को। फिर कांडी या पांडा की बात करें, कांडी या पाड़ा की बात करें तो भील समाज में क्या, कांडी मतलब तीर कमान चलान रखने वाला, क्या कांडी कहना एक गाली मानी जाती है। क्या, भील समाज में कांडी मतलब तीर कमान रखने वाला एक तरह की गाली मानी जाती है, जबकि हमारे पाड़ा मतलब शक्तिशाली कहना सम्मानजनक लगता है। तो कांडी या पाड़ा की बात करें तो भील समाज में गाली क्या होती है, कांडी कहना, और हमारा सम्मानजनक क्या होता है, पाड़ा कहना। बात करें विवाह और अनूठी सामाजिक परंपराओं की तो भील समाज में बाल विवाह की कुप्रथा नहीं पाई जाती है। क्या, भील समाज में बाल विवाह बिल्कुल नहीं होता है। इनके समाज में कौन कौन सी परंपराएं होती है उनकी बात करें, एक हो तुम्हारा दापा जो मूल्य वधु है, वधु मूल्य है, उसकी बात करें तो विवाह के दौरान वर पक्ष के द्वारा वधु के पिता को चुकाया जाने वाला जो मूल्य होता है उसे हम धापा कहते हैं। क्या कहते हैं, धापा कहते हैं। जो कौन चुकाता है, वर पक्ष के द्वारा वधु के पिता को चुकाया जाता है। फिर बात करें इनकी अनोखी विवाह प्रणाली, वो कौन सी, हाथी वेंडो। हाथी वेंडो की बात करें तो पेड़ पौधों मतलब जैसे हमारे पीपल, बांस या सागवान, कौन से पेड़ को मान सकते हैं, पीपल, बांस या सागवान, इनको साक्षी मानकर किए जाने वाले विवाह को हम क्या बोलते हैं, हाथी वेंडो विवाह कहते हैं। तो पेड़ पौधों को साक्षी मानकर क्या विवाह किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाथी वेंडो विवाह कहते हैं। छेड़ा फाड़ना की बात करें तो भील जनजाति में तलाक देने की प्रक्रिया को स्थानीय भाषा में छेड़ा फाड़ना कहते हैं।
फिर झगड़ा की बात करें, यदि कोई विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लगती है, यदि कोई विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लगती है, तो वह नया पुरुष पूर्व पति को हर्जाने के रूप में पैसे देगा, जिसे हम झगड़ा राशि कहते हैं। फिर मौताना की बात करें, जिसे हम क्या रक्त मूल्य कहते हैं, तो किसी मृत्यु या हत्या के बदले में, किसी मृत्यु या हत्या के बदले में दोषियों से जो धन या हर्जाना वसूला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मौताना कहते हैं। फिर गोल गाधेड़ो और भगोरिया की बात करें, गोल गाधेड़ो और भगोरिया की बात करें, तो मेलों में अपनी वीरता दिखाकर, मेलों में अपनी वीरता दिखाकर जीवन साथी चुनकर भाग कर शादी करने की पारंपरिक प्रथाएं कौन सी, गोल गाधेड़ो और भगोरियो बंगोरिया। तो दो प्रथाएं हैं जिसमें हमारे क्या है, मेलों में क्या है, लोग अपनी वीरता दिखाएंगे या फिर जीवन साथी चुनकर भाग की शादी कर लेंगे। तो ऐसी पारंपरिक प्रथाएं जिन्हें हम क्या कहते हैं, गोल गंधेड़ो और भगोरियो। बात करें इनकी कृषि और अर्थव्यवस्था की, तो भीलों का मुख्य आर्थिक आधार क्या है, कृषि, पशुपालन और वनोपज। क्या है, कृषि, पशुपालन और वनोपज है, जैसे हमारे शहद, महुआ और जड़ी बूटियां। वर्तमान में ये क्या, शिक्षा नौकरियों से भी जुड़ रहे हैं हमारे कौन, भील। बात करें इनके स्थानांतरित कृषि के प्रकारों की, जो मतलब खेती करते हैं स्थानांतरित कृषि, उनके नाम देखें, विशिष्ट नाम है, इसी वजह से ये जरूरी है। बात करें कृषि का नाम क्या है, वालरा। वालरा किसे कहते हैं, तो भीलू के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित या जूमिंग कृषि का सामान्य नाम क्या है, वालरा। फिर चिमाता किसे कहते हैं, कि जब पहाड़ी ढालों पर क्या, जब पहाड़ी ढालों पर जंगलों को काटकर या जंगलों को जलाकर कृषि की जाती है, उसे हम चिमाता कहते हैं। जब पहाड़ी ढालों पर जंगलों को जलाकर खेती की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, चिमाता कहते हैं। दजिया की बात करें, तो जब समतल मैदानों में वनों को साफ करके कृषि की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, दजिया कहते हैं। हेलमों की बात करें, तो भील समाज के द्वारा, किसके द्वारा, भील समाज के द्वारा जब सामूहिक रूप से सहयोग करके खेती या कृषि कार्य किया जाता है, तो उस प्रथा को हम क्या बोलते हैं, हेलमो कहते हैं। बात करें ये तो हमने कृषि के प्रकार देख लिए, कौन कौन से, वालरा, सीमाता, दजिया और हेलमो। बात करें वेशभूषा की, तो भील समाज की वेशभूषा उनके भौगोलिक परिवेश से अनुकूल है, जैसा उनका भौगोलिक परिवेश है उसी के अनुकूल क्या उनकी वेशभूषा है। जैसे बात करें पुरुषों की कैसी वेशभूषा है, तो पुरुषों के द्वारा पोत्या पहना जाता है। पोत्या की बात करो, पोत्या क्या है, सिर पर बांधा जाने वाला सफेद साफा या पगड़ी को हम क्या बोलते हैं, पोत्या कहते हैं। ढेपाड़ा की बात करें, तो पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को ढेपाड़ा कहते हैं। कोयतू क्या होता है, पुरुषों की सामान्य धोती कोयतू। और फालू किसे कहते हैं, कमर पर बांधा जाने वाला छोटा सा अंगोछा होता है, उसे हम फालू कहते हैं। तो उसी प्रकार महिलाओं के कौन कौन से आभूषण है, आभूषण नहीं, वेशभूषा है। आभूषण की वजह क्या, वेशभूषा की बात करते हैं, किन, महिलाओं की। तो कछाबू किसे कहते हैं, तो महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला गहरे रंग का जो घाघरा होता है, उसे कछाबू कहते हैं। पिरिया किसे कहते हैं, तो विवाह के समय दुल्हन के द्वारा पहनी जाने वाली पीली रंग की साड़ी को पिरिया कहते हैं। सिंदूरी किसे कहते हैं, महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की जो सामान्य साड़ी होती है, उसे सिंदूरी कहते हैं। और परिजनी किसे कहते हैं, महिलाओं के द्वारा पैरों में पहनी जाने वाली पीतल की भारी कड़े होते हैं, उसे परिजनी कहते हैं। अब बात करें भील जनजाति के नृत्य और वाद्य यंत्रों की बात करें, तो भीलों के लोक नृत्य, क्या भीलों के लोक नृत्य अपनी ऊर्जा और प्राचीनता के लिए जाने जाते हैं। इनके नृत्य में और मुख्य रूप से मांदल, ढोल, ताशा और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। इनके नृत्य में क्या मुख्य रूप से हमारे मांदल, ढोल, ताशा और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। बात करें इन नृत्य की, तो गौरी जिसे राय नृत्य भी कहते हैं, हमारे राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन लोक नाट्य है। गाई गौरी नृत्य या राय नृत्य की बात करें, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य। ये हमारे क्या भगवान शिव और भस्मासुर की जो कहानी है उस पे आधारित है, कौन सा, गौरी या राई नृत्य। और भाद्रपद मास में 40 दिनों तक केवल पुरुषों के द्वारा खेला जाता है हमारा कौन सा, राई या फिर गौरी नृत्य। गैर नृत्य की बात करें, तो ये नाट्य ध्यान, गौरी नृत्य नाम नृत्य लेकिन है नाटक। गैर नृत्य की बात करें, तो होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा, होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा हाथ में डंडे लेकर गोल घेरे में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा, गैर नृत्य। फिर आता है द्विचक्रीय नृत्य, तो विवाह के अवसर पर स्त्री और पुरुषों के द्वारा, विवाह के अवसर पर स्त्री और पुरुषों के द्वारा दो घेरे बनाकर किया जाता है हमारे कौन सा, द्विचक्रीय नृत्य। कैसे, दो घेरे बनाकर नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य आता है हमारे कौन सा, हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य की बात करें, तो विवाह के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा घुटनों के बल बैठकर, कैसे, घुटनों के बल बैठकर हाथ में नंगी तलवार घुमाते हुए किया जाने वाला जो शौर्यपूर्ण नृत्य है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाथी मना नृत्य कहते हैं। बात करें भीलों के प्रमुख मेलों की, तो भीलों के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। एक मेला आता है हमारा बेणेश्वर मेला, तो डूंगरपुर के सोम, माही और जाखम, या सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पे आयोजित होता है हमारा बेणेश्वर मेला। और इसे हम भीलों के कुंभ के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पे हमारे क्या एक शिवलिंग है जो हमारे क्या खंडित है, आप इसे याद रखें, एकमात्र हमारे खंडित शिवलिंग की पूजा हमारे बेणेश्वर मेले में की जाती है।
अगला मेला आता है हमारा घोटिया अम्बा का मेला। तो ये बांसवाड़ा में आयोजित होता है। मान्यता यह है कि यहाँ पे कुंती और पांडवों का मंदिर है, का घोटिया अम्बा में। फिर भगोरिया उत्सव की बात करें तो होली के अवसर पर मनाया जाने वाला एक लोक उत्सव है, कौन सा? भगोरिया उत्सव। खान-पान की बात करें तो इनका पारंपरिक क्या है? मक्के की रोटी और सोगरा, प्याज की चटनी और राबड़ी है। इनका क्या है? पारंपरिक भोजन क्या है हमारा? मक्के की रोटी, प्याज की चटनी और राबड़ी है। महुआ के फूलों से बनी मदिरा का सामाजिक उत्सवों में विशेष महत्व मतलब पीते हैं। अगली हमारी जनजाति और आखिरी जनजाति कौन सी आती है? हमारी मीणा जनजाति, मीणा ट्राइब। तो मीणा जनजाति जनसंख्या के आधार पर देखें तो राजस्थान की सबसे बड़ी, सर्वाधिक शिक्षित और सबसे समृद्ध जनजाति है। मीणा की बात करें तो मीणा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मीन शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ था मछली या फिर मत्स्य। बात करें मीणा जनजाति के इतिहास और उत्पत्ति की, तो इसका पौराणिक संबंध है। बात करें पौराणिक संबंध की, तो मीणा समाज अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु के पहले अवतार मतलब मत्स्य अवतार, जिसे मीन अवतार भी कहते हैं, उनसे मानते हैं। मीणा पुराण या मत्स्य पुराण की बात करें तो जैन मुनि मगन सागर ने, क्या जैन मुनि मगन सागर ने इस महान ग्रंथ की रचना की थी, जिसे हम मीणा पुराण या मत्स्य पुराण कहते हैं। इसमें हमारे मीणा जनजाति के 5200 गोत्रों और उनके गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया गया है। मुनि मगन सागर को समाज में पूज्य गुरु का दर्जा मिला हुआ है। मीणा समाज में क्या? मुनि मगन सागर क्या समाज में पूज्य गुरु का दर्जा मिला हुआ है। ऐतिहासिक सत्ता की बात करें तो मध्यकाल में राजस्थान के एक बड़े भूभाग पर, मध्यकाल में राजस्थान के एक बड़े भूभाग पर मीणा राजाओं का शासन हुआ करता था। जयपुर जो आमेर है और बूंदी की स्थापना हमारे मीणा राजाओं जैसे हमारे आलन सिंह के द्वारा की गई थी, जिसे बाद में क्या हमारे कछवा और हाड़ा राजपूतों ने अधिकार कर लिया था। तो हमारे जयपुर जिसमें आमेर है, बूंदी, इनकी स्थापना क्या? बुंदा मीणा, और फिर हमारे जयपुर के आमेर पे भी पहले मीणाओं का राज हुआ करता था। बाद में हमारे क्या कछवाओं ने और हाड़ा राजपूतों ने इन पे अधिकार कर लिया था। ऐतिहासिक संघर्ष की बात करें तो हमारे जयराम पेशा कानून हमारे इनके ऊपर लगाया गया था 1930 में। तो ब्रिटिश काल और रियासती दौर में मीणा जनजाति को नियंत्रण में रखने के लिए, क्या मीणा जनजाति को नियंत्रण में रखने के लिए कब? ब्रिटिश काल और रियासती दौर में 1930 में कठोर जयराम पेशा कानून उन पे लागू कर दिया गया था, जिसे स्वतंत्रता के बाद कड़े संघर्षों के बाद समाप्त किया गया था। मुख्य निवास की बात करें इनके तो मीणा जनजाति मुख्य रूप से हमारे पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में निवास करती है। कहाँ? पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में निवास करती है। मुख्य संकेंद्रण की बात करें तो हमारी इसके जयपुर में ये सबसे ज्यादा निवास करती है। तो ये सबसे ज्यादा जनसंख्या मीणा की कहाँ है? जयपुर में। मुख्य जिलों की बात करें दौसा, सवाईमाधोपुर, अलवर, करौली और उदयपुर। मुख्य जिलों की बात करें कहाँ निवास करती है हमारी? दौसा, सवाईमाधोपुर, अलवर, करौली और उदयपुर। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो टोंक, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ में भी इनकी आबादी, बड़ी आबादी पाई जाती है। सामाजिक विभाजन की बात करें उपवर्गीय तो मीणा जनजाति मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित है। कितने? दो वर्गों में विभाजित है मीणा जनजाति। कौन कौन से? एक तो हमारे जमींदार मीणा होते हैं, एक होते हैं हमारे चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा क्या होते हैं? तो मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन से जुड़े होते हैं। कौन से? जमींदार मीणा। और इनका स्वभाव कैसा? शांत और सामाजिक माना जाता है जमींदार मीणा को। चौकीदार मीणा की बात करें तो राजपूत काल में इन्हें महलों, खजानों और किलों की सुरक्षा मतलब चौकीदारी का काम सौंपा गया था। और ये अधिक लड़ाकू और साहसी माने जाते कौन से? चौकीदार मीणा। और जमींदार मीणा कैसे होते हैं? शांत और सामाजिक होते हैं। इसके अलावा देखिए तो हमारे मीणाओं में समाज में परिहार मीणा, भील मीणा और रावत मीणा जैसे उपवर्ग भी पाए जाते हैं, लेकिन इतने ज्यादा वो प्रसिद्ध नहीं है। इनके धार्मिक आस्था लोक देवी देवताओं की बात करें तो मीणा समाज पूर्णतः क्या हिंदू देवी रीति रिवाजों का पालन करता है। मीणा समाज क्या पूर्णतः हमारे हिंदू रीति रिवाजों का पालन करता है। भगवान शिव और हनुमान जी और कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे कौन? हमारे मीणा। आराध्य देव की बात करें तो भूरिया बाबा जिन्हें गौतमेश्वर महादेव प्रतापगढ़ सिरोही में जिनका मंदिर है, उनकी बात करें भूरिया बाबा की, तो इनके क्या आराध्य देव है। मीणा समाज का कोई भी व्यक्ति भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाता। किसकी? भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाता। कौन भी? हमारे मीणा समाज का कोई भी व्यक्ति। इनकी कुलदेवी की बात करें तो कुलदेवी कौन है? जीण माता जिनका मंदिर हमारे रेवासा सीकर में, और केला देवी जो करौली में इनकी कुलदेवी है। इनकी सामाजिक व्यवस्था न्याय प्रणाली की बात करें तो मीणा समाज कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है, परंतु ये महिलाओं को पूर्ण सम्मान और अधिकार देते हैं। मुखिया और पंचायत की बात करें तो गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता है। समाज की सबसे बड़ी और सर्वोच्च न्याय इकाई जो हमारे 84 की पंचायत है, उनका फैसला सबसे ज्यादा मान्य होता है। किसका? 84 की पंचायत का फैसला सब मानते हैं। विवाह की रस्म की बात करें तो मोरनी मांडना मीणा जनजाति के विवाह के दौरान किए जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ रस्म होती है। कौन सी? मोरनी मांडना। नाता झगड़ा राशि की बात करें तो पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने की प्रथा नाता प्रथा कहलाती है। नए पति द्वारा पूर्व पति को हर्जाना दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? झगड़ा राशि कहते हैं। ये बिलों के समान ही है। फिर छेड़ा फाड़ना है, तलाक की बात करें तो तलाक की एक सरल प्रथा होती है।
पंचायत के सामने पति अपने साफे या अंगोछे का एक कोना मतलब छेड़ा फाड़कर पत्नी के हाथ में दे देता है, जिससे क्या है तलाक मतलब वैवाहिक संबंध समाप्त मान लिया जाता है। मौताना प्रथा की बात करें तो ये हमारी दुर्घटना या लड़ाई में मृत्यु होने पे दोषी पक्ष से वसूला जाने वाला हर्जाना रक्त मूल्य हमारा मौताना कहलाता है। कीक काटना की बात करें तो संकट या अत्यधिक खुशी के समय मुंह से निकलने वाली विशेष तेज आवाज को हम क्या बोलते हैं, कीक मारना कहते हैं। बात करें मीणा जनजाति की कला संस्कृति और लोक नृत्य की, क्या कला संस्कृति और लोक नृत्य की बात करें तो मांगलिक अवसरों पर और मेलों के दौरान इनके लोक नृत्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। जैसे एक होता है रसिया नृत्य, तो होली पर रसिया गीतों के साथ या होली पर रसिया गीतों के साथ बम या फिर नगाड़ों की थाप पे किया जाने वाला नृत्य हमारे रसिया नृत्य होता है, जो हमारे खासकर भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर में किया जाता है। एक नृत्य हमारा नेजा नृत्य है, तो होली के तीसरे दिन मीणा और भील जनजातियों के द्वारा, किसके द्वारा, मीणा और भील जनजाति के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला एक पारंपरिक खेल नृत्य होता है, कौन सा, नेजा नृत्य। एक नृत्य होता है हमारा लांगुनी नृत्य, तो करौली में केला देवी के मेले के दौरान, करौली में केला देवी के मेले के दौरान भक्तों के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध भक्ति नृत्य होता है कौन सा, हमारा लांगुरिया नृत्य। वाद्य यंत्र की बात करें तो इनके लोकगीत जो हमारा ढांचा और ये हीड़ होते हैं, जो हमारे इनके लोकगीत है ढांचा या हीड़, तो इन लोकगीतों और नृत्यों में एक मुख्य रूप से हमारे ढाक, नगाड़ा, चंग, मंजीरा, ढोलक और बांसुरी का प्रयोग करते हैं नृत्य में। और लोकगीतों में हमारे किसका, हमारा ढाक, नगाड़ा, चंग, मंजीरा, ढोलक और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। और इनके लोकगीत कौन कौन से, ढांचा और हीड़। बात करें इनके खान-पान और वेशभूषा की, इनके खान-पान और वेशभूषा की बात करें, तो खान-पान का स्वभाव क्या है? तो ये अन्य वन्य आश्रित जनजाति की तुलना में मीणा समाज में शाकाहार का पालन बड़े पैमाने पे किया जाता है। गेहूँ, मक्का, बाजरे की रोटी, दूध, छाछ और राबड़ी इनका मुख्य भोजन है। कौन-कौन? गेहूँ, मक्का, बाजरे की रोटी, दूध, छाछ मतलब राबड़ी इनका मुख्य भोजन है। पुरुषों की वेशभूषा की बात करें, पुरुष क्या, धोती, कुर्ता मतलब अंगरखी और सिर पर बड़ा साफा बांधते हैं। कानों में सोने की मुर्कियां मतलब कुंडल पहनना बुजुर्गों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। महिलाओं की वेशभूषा की बात करें तो महिलाएं चटक रंगों के कलीदार घाघरे, कांचड़ी और ओढ़नी पहनती है। इन्हें चांदी के भारी आभूषण जैसे बोरला, हंसली, टड्डा, कड़े ये पहनने और प्राचीन गोदना मतलब टेटू गुदवाने का भी शौक होता है। इनके संबंध में आर्थिक पहलू और आधुनिक स्थिति की बात करें तो इनकी पारंपरिक आजीविका क्या है? पारंपरिक आजीविका की बात करें तो खेती, जो स्थायी खेती है और पशुपालन इनका मुख्य आर्थिक आधार है। ये बहुत कुशल और परिश्रमी किसान माने जाते हैं। सर्वाधिक समृद्ध और शिक्षित माने जाते हैं। बात करें इनकी तो राजस्थान की सभी जनजातियों में मीणा जनजाति आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से सबसे ज्यादा विकसित है। प्रशासनिक सफलता की बात करें तो शिक्षा के प्रति गहरी जागरूकता और संवैधानिक आरक्षण मतलब एसटी के सदुपयोग की वजह से आज मीणा समाज के युवा बड़ी संख्या में प्रशासनिक, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब आईपीएस, आईएएस और राज्य सिविल सेवा जैसे आरएस, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और राजनीति के शीर्ष पदों पे आसीन हुए। तो इस प्रकार आज एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थान ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा राजस्थान की जनजातियां, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।